बहुत पहले हो, दिसंबर में हो, नवंबर के एंड पे हो, कि जब ऐसा खुश्क मौसम आता है, जब बारिश ना हो रही हो, तो ऐसी सिचुएशन होती है। कुछ लोग कहते हैं जी डस्ट की वजह से है, कुछ लोग कह रहे होते हैं जी कि सर्दी की वजह से है, सर्दी बहुत लगती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर है, बारिशें नहीं हो रही इस वजह से है। लेकिन ठीक है, ये वजह हाथ होती है। आज की जो हमारी मेडिसिन है वो भी इसको, इस वजह को काउंट करती है। लेकिन अगर आदमी की कुव्वत मुदाफ़त ठीक है तो ये सब चीज़ें टॉलरेट कर लेता है, और ज़रा सी अगर कुव्वत मुदाफ़त आपकी कमज़ोर है तो फिर ये चीज़ें टॉलरेट ज़रा मुश्किल से होती हैं, लेकिन हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि अभी हम हमारी मेडिसिन में इसमें भी टच करेंगे, इस बीमारी को भी, जितनी आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज़ हैं उसको भी टच कर सकते हैं, और वो आजकल चल भी रही है, इंशाल्लाह काम भी करेंगी। लेकिन इन सर्दियों का एक अपना मज़ा है कि बंदा गर्म कपड़े पहन के, हीटर लगा के, और पुरस्कून हो जाता है और बड़े अच्छे तरीके से लाइफ गुजारता है, और मरीजों को भी कोशिश करे कि उनकी लाइफ भी अच्छी गुजरे। अब पेशेंट की लाइफ अच्छी कैसी गुजरेगी? मैंने पहले बताता हूँ हर मरतबा में कि पेशेंट आपको बहुत बड़ा डॉक्टर समझ के आता है, आपको मसीहा समझ के आता है, बहुत बड़ा मसीहा डॉक्टर। और खुदा ना खास्ता, पता क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह के बाद आप, नाउज़ बिल्लाह। जरा देखिए उसने कहाँ मिलाया आपको। मुझे मना करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि अल्लाह के बाद कोई भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है। लेकिन कहते हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ने आपके हाथ में बड़ी शफा दी है, दूसरा शिर्क। तो वो मरीज की मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस नीयत से आपके पास आता है और वो क्या समझ के आता है, तो क्या इसके रिटर्न में हम वैसे मसीहा बन के बैठे होते हैं कि इतना हमने काबिलियत ली हो और अपने हम शोबे में फुली तरह डिवोटेड हों, और हम पढ़ रहे हो और मरीजों को डील कर रहे हो, कि ऐसा है? जबकि ऐसा नहीं है। देखें, दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट है, उनको बड़ी आसानी है कि ये एंटीबायोटिक दे दें जी, ये नहीं तो ये दे दें, ये नहीं तो ये दे दें, कोई तो लगेगा। और हमारे मुल्क में अन्यवानी कहते हैं एंटीबायोटिक दी जाती है। कितनी प्रेस्क्रिप्शन मेरे पास आती है बच्चों की, एक डॉक्टर के पास गया, उसे एंटीबायोटिक दे दी, दूसरे दिन तीसरे दिन, तीसरे के बाद उसने अपनी दे दी, चौथा गया उसने अपनी दे दी। तो उसका जो नुकसान है वो अपनी जगह, लेकिन जो मरीज समझ के आता है वो हम नहीं करते। लेकिन होम्योपैथ होने के नाते हमें ये करना है, और जब वो हमारे पास आता है ना, कि हमें होम्योपैथ डॉक्टर समझ के, तो वो उसको छोड़ के आता है। कितने डॉक्टर छोड़ के आता है, कितने स्पेशलिस्ट छोड़ के आता है, कितने लोगों की काबिलियत को पीछे रख के आता है, अपने घर वालों की मुखालफत के बावजूद आता है कि जी किसी का होम्योपैथिक इलाज करें। तो क्या हम आगे से वैसे उसको एक्शन देते हैं, वैसा ट्रीट करते हैं? वैसा ट्रीट नहीं हो रहा जबकि होना चाहिए। और इस चीज़ का जवाब अगर आपके पास आ जाएगा तो आप सब अभी भी कामयाब डॉक्टर हैं जितने बैठे हैं, लेकिन और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इससे पहले कि आप मैथमेटिका याद करें, इससे पहले कि अपना ऑर्गेन को याद करें, कुछ थेराप्यूटिक की बुक याद करें, कुछ और याद करें, लेकिन इससे पहले अपने आप को एक होम्योपैथिक पिलर के तौर पर ज़ाहिर करें। होम्योपैथिक पिलर में इसलिए कह रहा हूँ, डॉक्टर होम्योपैथिक पिलर होता है। जो होम्योपैथ डॉक्टर है वो आपके साइकाट्रिस्ट भी वही है, वो आपका गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट भी वही है, आपका नेफ्रोलॉजिस्ट भी वही है, आपका रूमालॉजिस्ट भी वही है, आपका कार्डियोलॉजी भी वही है। कितने सब जगह चले जाएं, एक डॉक्टर सारे काम कर रहा है। वो कर सकते हैं, होम्योपैथ करते हैं, कर रहे हैं, कामयाब भी हैं। तो आप बताएं फिर किसका अथॉरिटी, किसकी वैल्यू, किसकी वर्थ ज़्यादा हुई कि एक डॉक्टर वो सारी चीज़ों का इलाज कर रहा है, जबकि अदर साइड पे आप देखें
कि एक आप किसी का इलाज कर रहे हैं, कोई डॉक्टर आपके स्टोमक का ट्रीटमेंट कर रहा है, आपके लीवर का ट्रीटमेंट कर रहा है, साथ ही स्ciatic पेन शुरू हुआ, और जाइए जी आप न्यूरो सर्जन के पास जाएं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, और हम खुश होते हैं जब वो कहता है ना, हम इसकी मेडिसिन भी आपको देते हैं, आपको इसकी मेडिसिन भी देते हैं, आपको इसकी भी देते हैं। ये कितनी बड़ी आप देखें क्रेडिबिलिटी होम्योपैथ को। तो लेकिन होम्योपैथ बनना है ना, फिर कैसे बनेंगे? बातों से तो नहीं बनेंगे। होम्योपैथ में आपको पता है माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड को हमने एनहेंस करना है, पक्की तरह एनहेंस करना है, इसके सब कॉन्शियस में अपने आप को बिठाना है कि हम होम्योपैथ हैं। और ये एक बड़ी फख्र की बात है कि वी आर ऑल होम्योपैथ फिजिशियन। ये उनसे पूछें कि जब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट से लोग आते हैं और यहाँ चंद दिन की दवाई खा के वो ठीक होते हैं तो वो कितना खुश होते हैं। और इसके लिए क्योंकि हमारी बेसिक ट्रीटमेंट, बेसिक एजुकेशन ऐसी नहीं है कि जैसी दूसरे डॉक्टर्स की होती है कि अगर उन्होंने MBBS करना है तो वो जनाब 7वीं 8वीं से पढ़ रहे होते हैं कि हमने 90% मार्क्स लेने हैं, मैट्रिक में हमने इतने लेने हैं ताकि आगे हमें दाखिला मिले, फर्स्ट ईयर में लेने हैं, सेकंड में लेने हैं, फिर M कार्ड और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अगर M कैट में फेल हो गए तो फिर नंबर नहीं आने, कितने एग्ज़ाम है उनके। और आप देखें कि 85% से ऊपर ऊपर वालों को दाखिला मिलता है। कंपेयर कर लें अपने आप को खुद से, वो कहाँ से पढ़ रहे हैं। और हमारा एक डॉक्टर जो कि पहले मैट्रिक क्वालिफिकेशन होती थी, फिर मैट्रिक साइंस हुई, अब FSC हुई, और वो पढ़ के होम्योपैथ बनता है। लेकिन कई ऐसे रिसेंट डॉक्टर इजाद हुए हैं फेसबुक पे कि जिनको शायद थोड़ी सी जो पॉपुलरिटी मिली वो हजम नहीं हो रही। एक मरीज ठीक हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया बस जी 100% सारा कुछ ठीक हो गया, हालांकि ये मुमकिन नहीं। कोई किसी बीमारी का 100% ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी सर्जन के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो अगर खुद अपने मुंह से जो कह रहा है 100%, ये कैसे मुमकिन है, मुझे जरा बताइए। तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आप एक नजला जुकाम आम मर्ज है, आप वो 100% नहीं ठीक कर सकते। आप चले जाए चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, आप चले जाएं, वो भी ठीक नहीं कर रहा। वो क्या कह रहा है, एंटीबायोटिक दे रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको एंटी एलर्जी दे रहा है, वो कह रहा है आपको न्यूबुलाइज कर रहा है, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, फिर भी 100% नहीं कर रहा। वो कैसे हो सकता है? तो ऐसे कुछ डॉक्टर आए हैं 20वीं सदी में जो कि एजुकेशन कितनी है, थ्रू आउट 3rd डिवीजन चल रही या क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक केस ठीक होता है और वो उसको ऐसे बताते हैं कि जैसे सारा जहां उन्होंने ठीक कर लिया। और इसके जवाब में सारे अपने कोलीग को अपनी पैथी गलत करना शुरू कर देते हैं कि जिनको समझ नहीं है उसको समझ ज़्यादा है, बाकी डॉक्टर को समझ नहीं है। ओ भाई, आप अपनी बात करें कि आपको कितनी समझ है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आप ट्रीटमेंट में किस काबिल हैं। आप सिर्फ एक सोशल मीडिया के डॉक्टर हैं या प्रैक्टिकल अपने क्लिनिक पे टेबल पे बैठते हैं और कितने मरीजों के पास ये बात कर रहे हैं। कैसे डॉक्टर हैं आप देखिए कि अगर वो डॉक्टर सपोज जो ऐसी बातें करते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ कि क्वालिफिकेशन चली जितनी भी हो, मरीज ठीक हो गया तो अपने आप को बड़ा सीनियर मोस्ट समझा। इस जॉब में आपकी मैं ख़त्म होगी तो आपके पास शफा भी आएगी, ये भी याद रखिए। आप ये देखिए कि अगर मैं कहूँ कि एजुकेशन इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, स्पेशलाइजेशन ज़रूरी नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैंने कितने डॉक्टरों को देखा है जो स्पेशलिस्ट हैं, हॉस्पिटल में बड़े बड़े उन्होंने शोबे संभाले हुए हैं,
प्राइवेट क्लिनिक उनके बेचारों के नहीं चल रहे। उनके सामने एक डिस्पेंसर बैठा उसी अस्पताल का, उसके क्लिनिक में रश लगा हुआ। कहाँ गई उसकी एजुकेशन, कहाँ गया उसका एक्सपीरियंस, कहाँ गया हॉस्पिटल का तजर्बा। ये याद रखिए कि अल्लाह की ताला की तरफ से देन होती है। अब जितने सिंसियर होंगे मरीजों के साथ, ना के दवाइयों के साथ, ना के सोशल मीडिया के साथ, तो आप कामयाब नहीं होंगे। प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ता है। आप डॉक्टरों की बात करते हैं, डॉक्टरों से ज्यादा वो लोग जो अनपढ़ हैं ज्यादा मरीज देख रहे हैं। कहीं तो मैं ले चलता हूँ, मैं उनको डोर स्टेप पे चलता हूँ। मेरे बहुत जानने वाले हैं कि शायद मैट्रिक भी नहीं है, शायद वो 5वीं क्लास में भी नहीं है, शायद कोई कोर्स भी नहीं किया, लेकिन डॉक्टरों से ज्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जो लोग फूंक मार के इलाज कर रहे हैं, जो लोग दम से इलाज कर रहे हैं, जो लोग तावीज़ से इलाज कर रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते कि शफा अल्लाह के पास है, और अल्लाह एक उस आदमी को भी दे रहा है जिसको मेडिकल का पता नहीं, वो भी ठीक कर रहा है। अल्लाह उसको भी दे रहा है जो ऑपरेशन कर रहा है बगैर ऑपरेशन थिएटर के अपने कमरे में ख्यालों से ऑपरेशन कर रहा है, हाथ फेर के ऑपरेशन कर रहा है, वहां भी रश लगा हुआ। आखिर कुछ मिलता है तो लोग जाते हैं, वरना आज का आदमी तो बेवकूफ नहीं है। हमें ये देखना है कि ठीक है, हमारा एक एजुकेशन है, हमारा एक सिस्टम है, हमारी एक साइंस है, एक सुपर देन साइंस है, ऑर्गेनन है, मैथमेटिका है, और इसकी बुक्स है, साथ थेरेप्यूटिक्स है। हम उनको लेके चलते हैं तो एक सिस्टमेटिक तरीके से मरीज को ठीक होता है कि हमें उसकी इटियोलॉजी का पता है, उसकी काज का पता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन का पता है, उसके वायरस बैक्टीरिया का पता है, और हम नॉलेज रख के उसका इलाज कर रहे हैं होम्योपैथ। लेकिन वो जो ये चीजें नहीं देख के इलाज कर रहे हैं, रहने लगी हुई हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, आपके बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक्स, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, आप होम्योपैथ बड़े बड़े जो बहुत मरीज देखते हैं। आप देखिए कि जो अनपढ़ है उनके पास भी रश लगा हुआ है भाई, तो ये अल्लाह की तरफ से। और जो लोग खामखा कहते थे जी सारे डॉक्टरों को पता ही कुछ नहीं है, मैंने होम्योपैथी की तो मुझे बहुत पता चल गया है, मेरी प्रैक्टिस 100% है, तो ये दिस इज सफेद झूठ, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक दूसरे के एलोपैथी की रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनको सलूट करता हूँ। क्यों? एक उनका तरीका इलाज है। आप जाएं, उनके अस्पताल भरे हुए हैं, आप जाएं उनके अस्पतालों में, जब ये कॉलरा का सीजन आता है, गैस्ट्रो का आता है, एक एक बेड पे 3-3 बच्चे एडमिट होते हैं, और शाम को जैसे तैसे ठीक होके घर वापस आते हैं। हम क्यों कहें उनको बुरा, वो संभालते नहीं है। आखिर इमरजेंसी में हम सबको वही संभालते हैं, तो इसमें कौन सी बुरी बात है। और कितने ही दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के डॉक्टर हमारे पास आके इलाज कराते हैं, रोजाना की बेस पे आते हैं, खुद आते हैं, फैमिलीज आती है, रेफर करते हैं। तो इसमें क्या है, उनको पता चल गया है कि शफा सिर्फ एक बंदे के पास नहीं है। जिस तरह भी, जिस साइड पे भी शफा है, वही उधर जाता है। मैंने खुद बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है कि वो जाके पीरों के पास बैठे हुए और वहां से तवीज ले रहे हैं और धागे ले रहे और कर रहे हैं इलाज अपना। तो फिर वो जो कहते हैं कि जी मैं ही बस सबसे काबिल हूँ और बाकी मेरे फील्ड के डॉक्टरों को पता ही कुछ नहीं है, वो निकम्मे हैं, वो नालायक हैं, पहले वो सीखे और फिर बात करें। कौन सी बात करें? शफा तो वो दे रहे हैं वो लोग भी जिनको स्टोमक के स्पेलिंग भी नहीं आते, जिनको पाइल्स का स्पेलिंग भी नहीं आते, वो भी आप देखें कि अपने अपने आस्थानों पर बैठे दे रहे हैं। इसलिए हमें एक बड़ा डॉक्टर बनना है, मसीहा बनना है, और उसके लिए हमारे सब कॉन्शियस में ये दाखिल करना है कि हम डॉक्टर हैं, हम होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और होम्योपैथी अल्लाह के फजल से बहुत कुछ कर सकती है। ये अल्फाज अपने सब कॉन्शियस में फीड करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे आप नहीं बनेंगे, कोई कामयाबी नहीं होगी। हमारा सब कॉन्शियस क्या है? देखिए यहाँ मैं बैठा हूँ,
मैं कॉन्शियस में आपसे बात कर रहा हूँ। इस वक्त जो मेरी बात हो रही वो कॉन्शियस से हो रही, सब कॉन्शियस से नहीं हो रही, लेकिन मेरे सब कॉन्शियस में मुझे सब पता है। इस कमरे में क्या पड़ा हुआ है, इस कमरे में क्या पड़ा हुआ, किस रेंज है, उस कमरे में क्या पड़ा है, मैं देख भी नहीं रहा, लेकिन मुझे एक तस्वीर बन गई है। मैं इस कमरे में नहीं देख रहा, एक तस्वीर आ गई है। मैं उस कमरे में नहीं देख रहा, एक तस्वीर आ गई। मेरे सराउंडिंग में क्या पड़ा है मुझे सब पता चल रहा है। देखिए, आपका सब कॉन्शियस है कि जो चीज आपके अंदर रस बच चुकी है वो किसी सूरत में बाहर निकलेगी। आप आज कुछ डिमांड करें, कल वो चीज आपको मिलेगी। आज अनाउंस करें, सोचें सोचें सोचें, अपने साथ अनाउंस करना है, लोगों में नहीं करना जैसे वो डॉक्टर लोगों से कर रहे हैं, दूसरे डॉक्टर। तो अपने साथ अनाउंस करें कि मैंने कल को बड़ा डॉक्टर बनना है भाई, मैंने अपने शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, जैसे फलां डॉक्टर है, फलां डॉक्टर है, फलां मैं बनूंगा। अगर वहां पे फिट होगी सब काशी में तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। आप ये देखिए कि कुछ लोग आज जो सोचेंगे कल वो हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आज आप सोचे होम्योपैथ बनना है, कल आप कामयाब होम्योपैथ बनेंगे इंशाल्लाह। और ये 4-5 साल कुछ ज्यादा अरसा नहीं होता। आप 4-5 साल में हर चीज आपको मिल सकती है जो आप सोच के सबकॉन्शियस में डालेंगे। हमारे होम्योपैथी में माइंड का बड़ा किरदार है, सबसे बड़ा। आमतौर पे भी माइंड का बड़ा किरदार है। और वो देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके ही दाएं बाएं लोग होंगे जो हमेशा हसद करते हैं दूसरों की चीजों पे। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है हसद कर रहे हैं, किसी ने कोई मकान खरीदा है हसद कर रहे हैं, किसी ने शादी अच्छी जगह की हसद कर रहे हैं, किसी ने क्लिनिक अच्छा खोली हसद कर रहे हैं। और वो हसद करने वाले हमेशा ही नीचे रहते हैं। देख लें आप, बातें बहुत बड़ी करेंगे, हसद करेंगे, क्यों? कि उनके सबकॉन्शियस में घुस गया है कि यार इसको गाड़ी मिल गई, ये मुझसे तो अच्छा है ना, इसने क्लिनिक खोल लिया इतना बड़ा, मुझसे तो अच्छा है, इसकी शादी अच्छी जगह होगी, मुझसे तो अच्छा है। और सबकॉन्शियस में क्या है कि ये मेरे नसीब में सब कुछ नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं हासिल कर सका गाड़ी, मैं क्यों नहीं क्लिनिक हासिल कर सका, मैं क्यों नहीं अच्छी जगह जा सका। ये उसके सबकॉन्शियस में घुस चुका है। और जब ये अल्फाज घुस गए हैं वो पूरी उम्र ऐसी गुजार, जिसके खिलाफ बात कर रहा है वो ऊपर जा रहा है। इसलिए आज माइंड में अपने आप को होम्योपैथ बनाए। 5 साल बाद आप देखें कि आपकी जो होम्योपैथी है आपके चेहरे से नजर आएगी। आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस आएगा, आपके चेहरे पे एक हवा चलेगी, एक खुशी की हवा चलेगी, एक तरोताजा सबा चलेगी। आपका चेहरा सबा सबाहत नजर आएगा कि हर तरफ रोशन, खूबसूरत, पुर उम्मीद, आसान, इजी। आप करके तो देखिए ना, 4-5 साल दूर की बात भी होती और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा नया टॉपिक बीच में आ जाता है। बहरहाल हम हस्ब रवायत अल्लाह ताला की सिफ्त का भी करते हैं। आज जो अल्लाह की सिफ्त है वह अल हादी जल्ला जलालहू। अब अल हादी जो है, आप देखिए कि अल हादी का मतलब है हदायत देने वाला, और अल हादी अल हुदा अल हादी यानी कि सीधा रास्ता बताने वाला। अल हादी हदायत देने वाला, सीधा रास्ता बताने वाला। अब ये अल्लाह ही की जात है जो आपको सीधा रास्ता बता सकती है, और कोई ऐसी जात नहीं है जो सीधा रास्ता बताए। अल्लाह ने हर नमाज में सूरह फातिहा में कह दिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो वहां से दुआ शुरू कर दी कि जब अल्लाह से आप दुआ मांगेंगे बड़ा गहरी सोच रख के कि अल हादी का मतलब क्या है, अल हादी क्या कर सकता है, अल हादी के तौर पे हमें क्या मिल सकता है, तो आपको जो हदायत मिलेगी वो ऐसी हदायत मिलेगी तो बिल्कुल एक स्ट्रेट और सीधी हदायत होगी। आपके काम खुलते जाएंगे सारे, कोई परेशानी नहीं होगी, हदायत मिलनी चाहिए। इसलिए अल्लाह कह रहा है कि हर वक्त अच्छी हदायत की दुआ मांगे, आपको हदायत नसीब हो, हदायत मिल जाए। जब हदायत मिलेगी उसमें सब चीजें कवर हो जाएंगी। आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, आपके मंसूबे, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपकी प्रैक्टिस, जब हदायत मिलती है तो सब चीजें सीधी हो जाएंगी।
अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हदायत दी हुई है। जितनी मखलूक़ात है, इंसान हैं, जानवर हैं, नबातात हैं, आप देखिए कि अंडे में से चूजा निकलता है, वो अगले घंटे उसको किसने सिखाया कि दाना चुगना? हदायत ऊपर से आ चुकी है। 3 अंडे ले लें, चूजे निकालें, एक को पानी में फेंकें, तैरना शुरू हो जाएगा। किसने तरीका सिखा दिया उसको तैरने का? उसको एक किस्म की हदायत मिली हुई है कि उसने आके दुनिया में क्या करना है। हमें हदायत हासिल करनी है, क्योंकि हमारा हिसाब किताब होना है, बाकी किसी और मखलूक का हिसाब किताब नहीं होना। इसलिए हमें राइट साइड भी दिखा दिया, लेफ्ट साइड भी दिखा दी, पॉजिटिविटी भी दिखा दी, नेगेटिविटी दिखा दी, और फिर हम कितना अल्लाह से मांगते हैं, और जिस तरह की हम हदायत चाहते हैं अल्लाह वैसी हदायत हमें देता है। अगर आप अल हादी का विर्द करेंगे तो यकीनन आपको हदायत मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी खसूसियत हैं, 99 उनकी सिफात नेम्स हैं, ये इतनी नहीं है बल्कि इससे बहुत ज़्यादा हैं। 99 तो ये इकट्ठी करके रखी हुई हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैं। तो अगर उसमें कोई असरात हैं तो अल्लाह ताला ने आपके सबके दिलों में एक नूर रखा हुआ है। कभी कभी वो नूर उठता है, चमकता है, और हम वादा करते हैं कि आज के बाद ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, ये गलत नहीं सोचना, ये नहीं करना। उसको साबित कदम रहने के लिए हमें हदायत चाहिए होती है। इसलिए अल हादी का आप जिक्र करें तो आप हदायत पाएंगे। और अगर अल्लाह की हदायत मिलेगी और किसकी चाहिए? कौन है? और दुनिया में, कायनात में कौन सी चीज़ है जो आपको हदायत देगी? अल्लाह ने हदायत देनी है और अल्लाह से हमने हदायत लेनी है। ना कोई इंसान आपको हदायत दे सकता है, ना कोई जिन, ना कोई फरिश्ता, ना कोई और मखलूक। अगर हदायत देनी है तो अल्लाह ने देनी है, क्योंकि अल्लाह जितना बड़ा है, अगर उसकी तारीफ शुरू कर दूं तो शायद वो ख़त्म ही ना हो, ख़त्म नहीं होगी उसकी तारीफ। इसलिए मुझसे नहीं होगी। मैं कोई बहुत बड़ा मुफक्कर इस्लाम नहीं हूँ, बहुत बड़ा कोई नॉलेजफुल इंसान नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आप बैठा दें किसी शोला बया मुकर्रर को, किसी मुफक्कर इस्लाम को, किसी स्कॉलर को, किसी साइंसदान को, किसी शायर को, उनके पास अल्फाज नहीं है कि अल्लाह की वो पूरी तारीफ कर सके। 2 लाख बंदे ले आए, पूरी दुनिया से 2 लाख बंदे इकट्ठे कर ले, जो अपने अपने शोबों के हेड हों, गोल्ड मेडलिस्ट हों, लायक हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, माइक्रोबायोलॉजी के होंगे, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मौलाना हो, मुफक्कर इस्लाम को अल्लाह की तारीफ लिखें, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह की तारीफ ख़त्म नहीं होगी। कैसे ख़त्म नहीं होगी? अल्लाह ने कह दिया है कि मेरी मर्जी के बगैर ना एक दरख्त का पंखा पत्ता हिल सकता है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। जो आज आपके घर का पत्ता हिल रहा है, पता नहीं कितने महीने पहले हवा कौन से बरे आज़म से चली थी, वो गर्मियों की चली हुई, यहाँ आके ठंडी हवा बन रही है। और अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने कह दिया एक पर बना के दिखा दो, चैलेंज कर दिया। मच्छर की आंख में 25 अंशे हैं। मच्छर की आंख में, आंख कितनी बड़ी है, आप मच्छर नहीं नजर आता। और हर हशरातुल अर्ज की आंखें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। 7.5 अरब से ज्यादा इंसान जिंदा हैं, इतने इससे ज्यादा मर चुके हैं, सबकी आंखें अलग अलग थी। किसका मुकाबला करेंगे? किससे मुकाबला करेंगे? दी ओनली वन, और वो ये दाद देने वाला है, और उसी पे आपने तवक्कल करना है। उसी की वहदानियत पे स्टैंप लगानी है, और उसका शरीक ना कभी था, ना कभी होगा, और ना कभी हो सकता है। बात ही खत्म। ये चीज़ अपने जहन में रख लें, आप मुसलमान से मोमिन बन चुके होंगे। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, दूसरे फ़राइज़ पूरे करते हैं, अगर इस चीज़ पे आप पक्के हैं कि अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी पे तवक्कल है, तो आप मोमिन हैं। बहरहाल अब हम माइंड पे भी थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड का भी होता है, एक रबरिक हम लेते हैं, क्योंकि माइंड के बगैर आपको पता है कि होम्योपैथी नहीं चल सकेगी। तो ये देखिए कि आज का जो रूब्रिक लाया हूँ,
वो है अनसिंपैथेटिक। अनसिंपैथेटिक कि जिसके पास हमदर्दी नाम की चीज कोई नहीं होती, जिसके पास इंसाफ करने के लिए कोई तरीका नहीं होता, ना वो किसी को इंसाफ देता है, ना इंसाफ समझता है, और किसी के लिए हमदर्दी नहीं रखता। हमारे पास रोज़मर्रा कैसे पेश आते हैं रोज़मर्रा, और ये मैं इसी तरह का रूब्रिक लाता हूँ कि जो हमारे पेशेंट में आते हैं रोज़। अब देखिए अनसिम्पैथेटिक कि वो आदमी है, उसकी बीवी कह रही है कि ये मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं करता, उसकी बीवी कह रही है बच्चों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता, इसकी बीवी कह रही है कि घर में कोई बीमार हो जाए इसको कोई परवाह नहीं होती, खानदान में कोई बीमार हो जाए इसको कोई परवाह नहीं होती, कहीं सोशल तौर पर जा रहा है इसको कोई परवाह नहीं होती, या अपने मन की ज़िंदगी में गुजर रहा है, अपने मन की दुनिया से गुजर रहा है। ऑफिस से आता है, कोई पता नहीं, बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है, क्या करना है, कोई बीमार हुआ है उसका ख्याल करना है, किसी के साथ कोई सदमा हुआ है उसका ख्याल करना है, किसी की हमदर्दी जतानी है, किसी का साथ देना है, किसी को कुछ ज़रूरत है पैसों की, किसी को अखलाक की ज़रूरत है, किसी को मोरालिटी चाहिए, वो ज़ीरो है बिल्कुल। या आम तौर पे आप बच्चे से पूछे, बेटी से, अब्बू कैसे हैं, अब्बू को छोड़ ही दे दी, वो तो परवाह ही नहीं करते। बीवी से पूछे, एक तो खाम खा कि वो बुग़्ज़ रखती है खामदों के साथ, ये हमारी पाकिस्तानी कौम ने लतीफ़े बना बना के ख़िलाफ़ किया हुआ है, लेकिन कुछ कहते नहीं, वो तो ख्याल ही नहीं करते हैं। खामद को पूछें, बीवी ख्याल नहीं करती, तो फिर ख्याल कौन करेगा। तो ऐसे रोज़मर्रा के हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके घर वाले ही बताते हैं कि ये अनसिम्पैथेटिक हैं, इनमें हमदर्दी नाम की चीज़ कोई नहीं, ये सख्त दिल हैं, बच्चों को ज़रूरत है कपड़ों की, इनको परवाह नहीं होगी, बच्चों को ज़रूरत है किसी चीज़ की, इनको परवाह नहीं होगी, हालांकि उनको पता है ज़रूरत है, इसके पास पैसे भी हैं, इसके पास सहूलतें भी सारी हैं, लेकिन इसके दिल में हमदर्दी नहीं है। अपनी बहनों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, अपने भाइयों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, अपने दोस्तों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। तो ऐसे हमारे आते हैं। अब ऐसा अगर आदमी आ जाए, ऐसा अगर आदमी आ जाए, आप उसका इलाज कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस उसका पॉजिटिव है, उसके नीज में प्रॉब्लम आ चुकी है, स्पेस रिड्यूस हो चुकी है, ऑस्टियोफाइट्स बढ़ चुके हैं, अर्ली डिजेनरेटिव या डिजेनरेटिव बोन शू काम हो चुका है, आप उसको ब्रायोनिया दे रहे हैं इलामतों के मुताबिक, आप उसको रस्टाक्स दे रहे हैं, आप उसको काल्चिकम दे रहे हैं, आप उसको मेडोरिनम दे रहे हैं, आप उसको अर्टिकेरिया यूनिस दे रहे हैं, आप उसको लैडम दे रहे हैं, आप बर्बेरस वुल्गैरिस दे रहे हैं, आप कल्केरिया फ्लोर दे रहे हैं, आप रूटा दे रहे हैं, आप सिम्फाइटम दे रहे हैं। इससे पहले पता वो क्या कह रहा है कि मैं 4 ऑर्थोपेडिक को दिखा के वो कह रहे हैं घुटने चेंज करें। उसके अल्फाज, फलां हकीम की मैंने इतना साल दवाई खाई, जब खाता हूँ वक्त ही फर्क रहता है, फिर दर्द वैसे हो जाता है। जब वो इतना कुछ कह रहा है तो फिर आप उसके लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहे। जब वो इतना कुछ बता रहा है, मैं कह रहा हूँ, तो आप वही जर्नली ब्रायोनिया, काल्चिकम, रस्टाक, रूटा, मेडोरिनम, अर्टिकेरिया, लैडम यही दे रहे। सारी सिम्टम मिल रही हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? माइंड पे आ जाएंगे आप। माइंड पे देखिए, मैंने आपको पहले बताया, देखें हमारी 60% फीमेल्स प्लाटिनम, स्टाफिस एग्रिया, सिपिया एपिस, जब भी कोई कुरानी केस आ रहा है आप देखिएगा ये दवाइयाँ निकल रही हैं। बाकी रूट काज अलग है, बैक्टीरियल वायरस काज अलग है, हो सकती है, ये दवाइयाँ निकलती हैं। आदमियों को देख लें, स्टाफिस एग्रिया है, कैमोमिला है, नक्सवा मिका है, प्लाटिनम है, ये चीज़ें आ रही। अब आपने देखना ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन 40% लोगों में और भी तो सिम्टम हैं।
ये तो एज ए पाकिस्तानी कौम ही डेवलप हो चुकी है कि ना सीधे रास्ते पे स्कूल ने बताया, फर्स्ट क्लास ने कोई नहीं बताया कि ट्रैफिक रूल्स क्या है। कोई अखलाकी पीरियड नहीं, कोई ऐसा पीरियड नहीं है, क्या निकलेगा हमारे स्कूलों की। आप सुन रहे हैं एजुकेशन कि ये सारे 60% वो बन रहे हैं, लेकिन 40% और भी हैं। जैसे मैंने बताया कि एक खास है कि वो अनसिम्पथेटिक है, वो हमदर्दी है ही नहीं उसको। तो जब वो आप दे रहे हैं डॉक्टरों का, उसका घुटना चेंज हो रहा है, आप बेहतरीन दवाइयाँ रस्टाक्स दे रहे हैं। आपने मेरे कहने पे CM भी दे दी, आपने 10M भी दे दी, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो अनसिम्पथेटिक में फंसा हुआ है, उसमें हमदर्दी है नहीं। इतनी बड़ी नेगेटिविटी है। और भी नेगेटिविटी हो सकती है, PTSD है। जैसे कि एक आदमी है, वो हर वक्त आपके सेक्सुअल थॉट्स में रहता है, उसको पता ही नहीं और कुछ। आप देते रहे ना उसको रस्टाक्स, आप देते रहे ब्रायोनी, आप देते रहे सल्फर लाइकोपोडियम लैडम, नहीं फर्क पड़ेगा। वक्ती फर्क पड़ेगा, पैलिएट होगा, जैसे आम दवाइयों से फर्क पड़ता है। तो सिम्टम तो मिल रही है, लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ऊपर से एक केमिकल बनना है, और वो केमिकल जब आपके ब्लड में जाएगा, आपके दर्द में, आपके ब्लड में सर्कुलेट करता हुआ जब वो पहुंचेगा, तो फिर उससे जाके ठीक हो रहे हैं, जो कि अनसिम्पथेटिक है या सेक्सुअल थॉट का, उसको दूर करेंगे। जिनको क्रॉनिक कैंसर तक था, जब उनको बुफो देगी वो ठीक हुए, उन्हें ओरिगेनम दी गई वो ठीक हुए, उन्हें स्टाफिस एग्रिया दी गई, कितनी लेडीज थी, को ग्रेस्यूला देगी, उनको म्यूरस देगी, सिपिया देगी, वो ठीक हो गई। तो इसी तरह जब हम माइंड की शिफ्ट को पकड़ेंगे, तो एक स्पेशल लिक्विड बनेगा, केमिकल बनेगा, और वो केमिकल सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयों से बनेगा, या उसके अपना वो डिसाइड करेगा कि आइंदा के बाद मैंने ये नहीं करा, तो वो केमिकल बनना शुरू हो जाएगा। और वो केमिकल मुख्तलिफ सूरतों में हमारी दुनिया में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। जब केमिकल अनसिम्पथेटिक के खिलाफ बनेगा, तो वो आदमी सिंपैथेटिक हो जाएगा और वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर आगे चाहे उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई उसको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, कोई उसको रूमेटिक प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब देखें कि अनसिम्पथेटिक की सबसे बड़ी दवाई डिजिटैलिस है। अब आप ये देखिए कि कहाँ डिजिटैलिस, हम तो डिजिटैलिस यही पढ़ते कि दिल की दवाई। अगर आपको कोई स्वेलिंग होती है पाँव पे, कोई एडिमा कंडीशन हो जाती है, दिल के पर्दों में है, पेरिकार्डियम में, कहीं भी है, कोई स्वेलिंग होती है, उसका सांस खराब हो रहा है, तो आपने डिजिटैलिस सुनी हुई है। लेकिन अगर कोई और तकलीफ भी है, और आप ये देखें कि उसके खिलाफ सिम्टम मिल रही है, कोई इंसाफ नहीं करता और हमदर्दी नहीं करता, तो फिर सबसे बड़ी दवाई डिजिटैलिस है। आप डिजिटैलिस की एक हाई पोटेंसी दें, आप देखें कि जो पहले आप मेडिसिन दे चुके हैं, जिनमें ब्रायोनिया है, सल्फर है, या लाइको है, या रस्टक्स है, वही दवाइयाँ काम करना शुरू कर देती। दूसरी दवाई क्या वो मिल रहा है, तीसरी दवाई सिपिया है। ये आप दे सकेंगे, आप देखें कि वो पेशेंट किस चीज़ का है, आप सिपिया दे दें, कैमोमिला दे दें, कोई ऐसी और सिम्टम नहीं मिली, आप डिजिटैलिस दे दें। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वी कैन नॉट गेट आवर अचीवमेंट, कि हम सक्सेसफुल होम्योपैथ बने नहीं कर सकते। हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसी हैं कि हम दे रहे हैं, हमें उसकी माइंड सिम्टम पता ही नहीं, लेकिन उसकी बन रही है, और दी वो ठीक हो गया, उसने आगे का जब से वो दवाई खाई जी मैं ठीक हो गई। लेकिन आपको शायद नहीं पता था कि माइंड पे भी ये काम कर दी। इसलिए जो दवाई माइंड पे काम करेगी, आपकी जो बीमारियां हैं, चाहे वो इनिशियल स्टेज के है, चाहे वो दूसरी स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे है, ठीक हो जाएगी। और फोर्थ स्टेज की बीमारियां भी हैरत अंगेज तौर पे ठीक होती हैं और वहां रुक जाती हैं। अगर मरीज फोर्थ स्टेज पे डेथ की तरफ भी जा रहा है,
तो बड़े आराम से पुरसकून तरीके से वो बीमारियों के सिम्टम खत्म हो के उसकी डेथ हो गई। करके देखा है, दे के देखा है, 20 दफा ऐसे देखा है। और इस तरीके पे जो भी क्रॉनिक केस आए आप जरूर देखिए कि उसकी मेंटल सिम्टम क्या बन रही है। यहाँ तक अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो तो आप बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। कोई एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर माइंड, अबाउट मेंटल, अबाउट एनीवन, मुझे जवाब आता होगा दूंगा, नहीं आता तो एक्सक्यूज कर लूंगा, अगली दफा दे दूंगा। जी सर। जी, काकुलस है, पल्साटिला है, इग्नेशिया है। पल्साटिला का मरीज है ना, फास्फोरस भी है। पल्साटिला का जो मरीज है या मरीजा है वो आपके क्लिनिक में बैठी हुई है, ठीक है। कोई और औरत आ गई अननोन, नहीं जानती, उसने कहा जी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं अस्पताल जाना चाहती हूँ, मैं नहीं जा सकती, मेरी बेटी बड़ी बीमारी। वो पल्साटिला उठ के साथ चल पड़ेगी, उठ के साथ चल पड़ेगी कि चल मैं चलती हूँ आपके साथ। काकुलस मोहब्बत करती है बहुत ज्यादा। काकुलस लव एंड लॉस, जिससे लव करती है अगर वो लॉस हो जाए तो काकुलस बनती है, जिससे लव करती है वो लॉस हो जाए। भाई है, बहन है, हस्बैंड है, बीवी है, बीमार है, हॉस्पिटल एडमिट है, वो परेशान होना शुरू हो जाएगी। और उसकी परेशानी में वो, याद रखिए, डॉक्टर नहीं है, वो नर्स नहीं है, वो फीमेल नर्स नहीं है, उसको घर में नींद नहीं आ रही। एक तो होता है नर्स है, वो पूरी रात ड्यूटी देती है, इमरजेंसी में दिन को भी दे रही है, रात को भी दे रही है, उसको लव नहीं है आपके पेशेंट से, वो ड्यूटी है। लव है आपको, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आ रहे हैं, रात को आते नींद नहीं आती, तो सबसे बड़ी दवाई है लॉस ऑफ स्लीप, कि उसकी नींद नहीं आएगी और फिर वो लव एंड लॉस की मेडिसिन बनेगी। और एग्नेशिया, लव एंड लॉस में है कि ये लॉस वक्ती तौर पे हुआ है, मैं मरने को नहीं कह रहा, कि उसको नजर आ रहा है कि मेरी मोहब्बत खत्म हो रही है, जिससे मेरी चाहत है, जो मेरी जरूरत है, जो मेरी डिमांड है, भाई है, बहन है, वालिद है, वो बेड पे पड़ा है, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा। अग्नेशिया वो है जब वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है। अग्नेशिया वो है कि आपका मकान छूट गया, कब्जा हो गया, बिक गया, आपके हाथ से निकल गया, इग्नेशिया है। और जो ऐसी चीज जो आप समझ रहे थे कि ये नहीं हो सकती, मेरी से शादी हो जाएगी, मेरी बात हो चुकी है, मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी सब कुछ हो चुका है, एंड टाइम पे कोई ऐसी बात होती है कि उनकी शादी नहीं होती, एंड टाइम पे वो काफी है। आपको नौकरी मिलनी है, आपकी एजुकेशन पूरी है, आपका सीवी पूरी तरह फुलफिल है उसके मुताबिक, उस पोस्ट के मुताबिक, उस वैकेंसी के मुताबिक, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ है, उन्होंने भी कहा है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, कोई शक नहीं, आप बिल्कुल पूरी उम्मीद है मुझे नौकरी मिलेगी। किसी और का फोन आ गया, किसी को रख दिया, आपको पूरी उम्मीद थी, आपको नहीं नौकरी मिले, दैट इज काफिया। तो काफिया के एक बेवकूफों की अलामत भी बता दूं, बांड सब ने खरीदे होते हैं ना, सब ने खरीदे होते हैं अपनी अपनी उम्र में, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, किसी ने बहुत उन्होंने उम्मीद लगा ली थी, इस दफा मेरा निकल नहीं निकल रहा है इस दफा मेरा निकल नहीं निकल रहा है, इस दफा मेरा बाहर निकल नहीं निकलता, और जो फिर चीजें होती दैट इज काफी। पर्चे बड़े अच्छे हो गए हैं, मेरे 90% नंबर आएंगे, मेरा पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है, मुझे दागे दाखिला मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर 70% आ गए। अब जो उसकी वजह से उसको हुआ है दैट इज काफिया, दैट इज नॉट इग्नेशिया, नॉट काकुलस, नॉट टेट्रामेर, नॉट एसिडिफास, नॉट कास्टिकम, द ओनली इज काफिया। होम्योपैथी में देखें ना कितना मजा है, आप थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ, इनके रिलेशनशिप देखें, इनको जनाब आप प्रिसाइजली डिफ्रेंशिएट करें,
तो क्या से क्या निकलता है, निखरती रहती है, होम्योपैथी निखरती रहती है। और मैक्सिमम 40-50 दवाइयां आप अगर याद कर ले तो शफा मिल जाने वाला है, और 40 दवाइयां याद किसी को नहीं है। जी, माइंड में हाई चलेगी, और माइंड में आप लो पोटेंसी दे के सुन ले, अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे, मरीज का टाइम भी ज़ाया करेंगे, और अपना सिस्टम की बेइज्जती भी कराएंगे। हाँ, माइंड अगर कभी ऐसी जगह पे है कि आपको कंफर्म नहीं है, लगता है कि ये दवाई बन रही है लेकिन दूसरी भी हो सकती है, फिर आप 1 टेरप देंगे। अगर कंफर्म है कि ये दवाई बन रही है, फिर 1 CM की नहीं देंगे, आपको 10 भी देनी पड़े तो घंटे घंटे बाद देंगे। कई एक दे के बैठ जाते हैं। सब्सेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट एक नहीं होती कि इनको अगर एक पोटेंसी से 1 डोज से आराम आ रहा है तो इनको भी 1 डोज है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या पता वो कितने सख्त इंसान है। अगर नहीं फर्क पड़ रहा, आप घंटे बाद दूसरी दे, घंटे बाद फिर दे, रिपीट करें, आप रिजल्ट हासिल करें उसका। 12 घंटे में रिजल्ट करें, 6 घंटे में रिजल्ट हासिल करें। ये हम यहाँ पर लो पोटेंसी दे के अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, पेशेंट का भी, और सिस्टम को भी खराब करते हैं। लो पोटेंसी दे, 200 है, 1 mA दे, जब बनती है जरूर दे, लेकिन एक इमरजेंसी, एक बुखार आ गया 105, ठीक है, आप देंगे उसको हाई। हमारे केस क्यों खराब होते हैं? आप ब्रायोनिया दे रहे हैं, जर्सीबियम दे रहे हैं, सल्फर दे रहे हैं, 30 में दे रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे। बुखार यहाँ तक पहुंचा हुआ है, उसके माइंड को पूरी तरह वो कर गया। जब बुखार माइंड पे पहुंचा तो 105 हुआ है ना, शुरू ही वहीं से होता है, हाइपरमीया ऑफ माइंड शुरू भी वहीं से हो रहा है। लेकिन जब वो इन्वॉल्व हो गया माइंड, अब जब माइंड इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा? डिलीरियम शुरू हो जाएगा, बातें करना शुरू हो जाएंगे, ओलफुल शुरू हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो जब माइंड के सिम्टम हो गए तो हाई देंगे ना, फिर आप 30 में देंगे तो उसका भी टाइम ज़ाया करेंगे, अपना भी टाइम ज़ाया करेंगे, और सिस्टम को भी नाकामी करेंगे। कितने ही पेशेंट मैंने देखे हैं, मैं ये मानता हूँ 10 में से 10 नहीं ठीक होते मेरे भाई। ये जो मैं इतनी बातें कर रहा हूँ ना, आपको समझा रहा हूँ, मेरा को 10 में से 10 नहीं है रिकॉर्ड, कम ही है, लेकिन जो है वो क्लियरिटी से केयर एंड क्योर तक है, CCC, वो फिर ऐसे कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 10 में से 2 पेशेंट भी ठीक करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 100 में से 20 पेशेंट अगर आपके रूमेटिक के ठीक हो रहे हैं, आपके कोल ठीक हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी ये है। 100% तो खैर पता नहीं कैसे किसी के मुंह से निकलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी मुंह, उनकी जुबान, उनकी सोच कैसी है जो 100% कह देते हैं। और जो कहते हैं प्लीज माइंड ना करें मेरी बात का, इसको समझने की कोशिश करें। जी है थोड़ा जो और सीख आगे तो इज्जत ज्यादा करांगे, और थोड़ी 100% तो इज्जत नहीं होगी, थोड़ी इज्जत हो जाएगी, जो थोड़े जो थल्ले आए ना। अब इसमें एक बात और होती है, मैं आपको बताऊं, अब अगर उसके पास मरीज 2 आए हैं पेट दर्द के, दोनों ठीक हो गए, वो तो कहेगा 100% ठीक, तो फिर ये 100 तक पहुंचेंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे जनाब, वरना आप 100% नहीं, आप 2% कहेंगे कि 2% ठीक हुए जी आज तक। हाँ जी। कौन से इफेक्ट्स हैं? जी, वो बात भी आखिर में बताता हूँ, आप आखिर में बताइए। ऐसा है कि मैं मतलब वो अभी मुझे थोड़ी अच्छा हुआ क्लिनिक में आ रहा हूँ, तो मतलब आपके मतलब लेक्चर में अक्सर मैं सुनता, मैं बहुत रिलेक्टेंट था CM जी, तो मेरी जिंदगी का कल मतलब एक यादगार वाक़या कल अभी मतलब ये जैसे ये वबा फैली है, मतलब लगता है कि वो कोविड का भी कोई वेरिएंट है वायरस का, मतलब सिम्टम्स वही आ रही हैं, बॉडी पेन है इसमें 102-4 फीवर, और साथ मतलब तेज जा रहा है, और बहुत से पेशेंट मेरे पास जी दोस्त यार भी है, फैमिली मेंबर्स भी जी,
तो अल्लाह ताला ने बस मेरी तो करम नवाजी की, और मैं आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जो है, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कल CM पोटेंसी और सैनिक एल्बम की यूज़ की। क्या फायदा, इतने अरसे से आ रहे और फर्स्ट टाइम कल की है। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मतलब एक रिलक्टेंस ठीक है, हमारे मतलब ठीक है, देखें, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बताए। सोशल मीडिया पे आप देखें तो मैक्सिमम आपको हाई पोटेंसी का डॉक्टर नहीं मिलेगा। इवन इंडियंस में आप देखें कि मतलब वो जब ये कोरोना की वबा आई थी तो उन्होंने आसानी तकरीबन 30 में सजेस्ट की, मतलब लेकिन मतलब मैं डॉक्टर साहब की मतलब तो सलाम पेश करता हूँ कि काबिल मोहतरम है, जिस तरह ये मतलब फोर्स करते रहे हैं कि मतलब CM, और कल मैंने सैनिक तो शायद ही कोई नाम सुन के तो CM करता हो, लेकिन मैंने उसकी मतलब एक डोज दी, मतलब मुझे तकरीबन 102 फीवर था और शदीद बॉडी पेन थी, और साथ उसके मतलब ये है कि शिवरिंग और सर्दी वगैरह। मैंने बस वो मैंने कहा चले मैं अपने ऊपर आजमाइश करूँ इसकी। तो इस हाई पोटेंसी की मैंने बस वो अल्लाह ताला के जो मैंने देखे हैं, तो मैं बस कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा, आज आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन आप में मौत का खौफ था, बेचैनी थी, प्यास थी। प्यास नहीं थी, मौत का खौफ था। तो जब बेचैनी भी नहीं थी, प्यास नहीं थी, तीन सिम्टम ही नहीं थी। नहीं नहीं, पैथोलॉजी पे नहीं चलेंगे। पैथोलॉजी पे चलना है तो फिर तो नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, कम से कम 3 सिम्टम आपके पास होंगी तो वहां CM देंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुंह उठा के अन्नेवा CM दें। आपकी सिम्टम बन रही हैं तो आप एक दिन के बच्चे को दें, कुछ नहीं होगा। और नंबर एक और बता रहा हूँ, जिस जिसको कंप्लेंट है कि CM रिएक्शन करती है, मेरे पास आए, CM खाए, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो सी मर्जी CM खा रहे उठा के देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होगा। ये है कि उसके जो एक्सट्रीमिटीज के सिम्टम्स है ना, क्रैम्प्स वगैरह, वो मुझे फील हो रहे हैं। उसमें फिर मैंने कहा कि क्या किया जाए अगर इसका नहीं। देखें, कुछ बंदे सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें रिएक्शन नहीं होता, उनके अंदर दबी हुई सिम्टम बाहर आती हैं। जब आप CM देते हैं ना, तो बात का दबी हुई सिम्टम आती हैं। हो सकता है आपको क्रैम्प पहले भी पड़ते हैं, ठीक है, वो आपको अब बाहर आ गए हैं और कुछ अर्से के बाद, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाएंगे। कुछ मेंटल सिम्टम है, वो जो दबी होती है वो बाहर आती है और ठीक हो जाती है। लेकिन जब आपकी देखें कि 2 या 3 सिम्टम मिलेंगी, CM सेफ रहेगी, कोई नुकसान नहीं। मैं कह रहा हूँ विदाउट सिम्टम दे दें, ऑनलाइन कह रहा हूँ, विदाउट सिम्टम आए मेरे पास 500-600 CM पड़ी, एक दिन के बच्चे को खिलाएं मेरे सामने, कुछ नहीं होगा। फिर मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं तो शुरू से CM का बड़ा शौकीन हूँ। मेरे साइड टेबल पे मेरे पास CM जहाँ से मिली उठा के ले, अवेलेबल नहीं है, किसी से ग्लोब्यूल्स बना के ले आए और रखी हुई हैं। अगले दिन आए बच्चे सब खा के दवाइयाँ गए, एक गोली नहीं पूरी शीशी खा जाते हैं। तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह कोई नहीं हुआ उनको कुछ। हाँ, नॉर्मल जो नजला जुकाम बुखार चलता है वो तो है, लेकिन उस दवाई से रिलेटेड कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपकी एक अपनी ससेप्टिबिलिटी है कि आप इतने सेंसिटिव हैं कि आपको दवाई बाज का तो वो अपने सिम्टम जाहिर कर देती है, लेकिन ये सिम्टम और सहले के भी जाहिर नहीं हुए। आपकी कोई बीमारी दबी होगी तो वो बाहर निकले। जी, क्या कह रहे हैं आप? बॉडी पेन है और जो कह रहे हैं कोविड से किसी इन्होंने पैथोलॉजिकली कही है ना कि कोविड पे 30 बहुत इस्तेमाल हुई थी, मैं CM कर लेता हूँ। ऐसे ही है ना कि इंडिया में आप इंडिया का मुकाबला क्यों करते हैं? आप सोशल मीडिया का मुकाबला क्यों करते हैं? बस सोशल मीडिया, पहले मैं क्या कह चुका हूँ कि डॉक्टर सोशल पे चल रहे हैं ना, उनसे मिल के देखें जरा, आपको उनकी कहानी वहीं खुल जाएगी। ठीक है, इंडिया के पचक चले जाएं भाई। जो डॉक्टर है ना और जो फिजिशियन है, उसको टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया चेक करने का भी, समझ आई? और ये सोशल मीडिया हर 10 मिनट के बाद सवाल जवाब हो रहे हैं, ये कहाँ बैठ रहे हुए हैं, कौन से क्लिनिक में हैं? ये दिस इज ट्रू कि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो अपने जो उस पे आए होते हैं, उनके अपने मैसेज,
ठीक है, उनका बिजनेस आया होता है व्हाट्सएप पे, वो नहीं पूरा देख रहे वो कि कहाँ से फोन आया, रिपोर्टें आई हैं, वो फोन कर रहा है और जी 10 दिन हो गए, रिपोर्टें भेजें, कोई दवाई भेजें। तो सोशल मीडिया इज क्या, आपको पता क्या कहूँ। तो आप अपने सिम्टम पे जाएं, इंशाल्लाह कोई ऐसी नाकामी नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन जी? आज की हमारी जो दवाई है नेट्रम सेल्फ है। नाट्रियम सल्फोरिकम। अब ये देखिए कि ये हमारी बहुत बड़ी दवाई है, जबकि इसका इस्तेमाल इतना नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए। अब नाट्रियम सल्फ है क्या? ये ऐसा नमक है, जैसे आप देखें कि बायोकेमिक के सारे साल्ट हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, इससे ज़्यादा साल्ट हैं वो भी मौजूद हैं। तो हर साल्ट की अपनी अपनी एक पहचान है, अपना एक काम है। नाट्रियम सल्फ का काम ये है कि आपके जिस्म से अगर ज़्यादा पानी है, पानी कहीं अकमुलेशन ऑफ वाटर हो गया है, उसको इसने बाहर निकालना। जबकि इसके साथ की नाट्रियम में हो रहा है, वो पानी ज़्यादा हो गया है तो उसने अंदर ही उसको बराबर करना है। ये जो नमक है ये बाहर निकालेगा। अब पानी देखें कहाँ कहाँ से बाहर निकलता है। किसी को पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, हमने कभी सोचा इसको पसीना क्यों आ रहा है, बस ठीक है कलामत है, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा बन रहा है। किसी को पेशाब बहुत आ रहा है, वो कहता है मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ 5 दफ़ा पेशाब करके आता हूँ। उसके अंदर ऑलरेडी पानी है, वो नहीं बर्दाश्त कर रहा। वो पानी पीता है, वो पानी ज़्यादा होता है, उसने निकलना है, या पसीने के स्रोत निकलेगा, या आपको मोशन लग जाएंगे, या पेशाब ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसे पेशेंट को, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन को हाइड्रोजिनाइड कहते हैं, कि जिनके जिस्म में पानी की ज़्यादती हो या जिनको पानी माफक ना आता हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनाइड कॉन्स्टिट्यूशंस। और जो हाइड्रो हमारे बड़ी आसानी है, हाइड्रो मेन 4 बड़ी दवाइयाँ हैं, थूजा है, नाट्रियम सल्फ है, डल्कामारा है, और कौन सी है, रेडिएंट एडिमा है। और ये मेन दवाइयाँ हैं। और आप ये देखिए कि ये है क्या, नाट्रियम सल्फ होता क्या है, इसकी सिम्टम क्यों कौन सी हैं, क्यों बनती हैं। नाट्रियम सल्फ में भी जलकान है, नाट्रियम सल्फ में भी आपका पेट खराब होता है, नाट्रियम सल्फ में भी आपकी इंटेस्टाइन खराब होती हैं, नाट्रियम सल्फ में भी आपको दिमागी प्रॉब्लम हो जाती हैं, आपकी दिमागी चोट है, आपकी स्पाइनल मेनिंजाइटिस है, स्पाइनल कोई इंजरीज हैं, वहाँ भी काम करती है। आखिर ये कैसे काम करती है वहाँ पे? यह हाइड्रोजिनाइड है, इसका मरीज समुद्र के किनारे नहीं रह सकता। यहाँ से जो लोग जाते हैं कराची कि हम जनाब वहाँ गए, हम सी शोर में गए, लेकिन हमारी ख़राब हो गई, उनकी दवाई फिर इन 4 दवाइयों में से ढूंढे, नाट्रियम में और भी ढूंढ सकते हैं। नाट्रियम में और बैलेंस कर रही है अंदर ही अंदर अपने नमक के साथ। नमक क्या है, आप देखें कि अगर कहीं पानी चाहिए नाट्रियम में, वो नाट्रियम में वहाँ जाता है और जो थोड़ा सा पानी पड़ा होता है उसमें डिजॉल्व हो जाता है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। और कहीं नमक ज़्यादा है, वो नमक खुद ब खुद वहाँ से स्क्वीज करता है, खुश करता है, उसकी स्वेलिंग, उसकी सोजन ठीक हो जाती है। जबकि नाट्रियम सल्फ में ये नहीं है कि वो बैलेंस अंदर ही अंदर बरकरार रखे, ये पानी को बाहर निकालेगा। कितने ही मरीज आपने देखे होंगे, स्वेलिंग है टांगों पे बहुत ज़्यादा, और टांगें रिस रही हैं बकायदा, और हम वहाँ परेशान रहते, ओहो ये तो केस ही ख़राब हो गया, इसको तो स्किन ही फट गई। नो, मसाम है, पसीना नहीं आता, पसीने से अगला जो स्टेप है वो फिर पानी आएगा, और पानी वो जो एडिमा बन चुका है, जो आपका प्लूरिसी बन चुका है, पानी उसने बाहर आना है, नाट्रियम सल्फ निकालना है। अगर नाट्रियम सल्फ नहीं निकाल रही तो आप देंगे तो नाट्रियम सल्फ पानी निकालेगी। और किसी के जिस्म में पानी निकल रहा है, उसको एडिमा है,
उसको वो है कहीं भी स्वेलिंग है तो इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजनाइड है। इसके जिस्म में पानी ज़्यादा आ गया है और वो अपना रास्ता बाहर बना रहा है, और जो नेट्रम सल्फ जो साल्ट है वो उसको निकालने में मदद दे रहा है। हम कोशिश करते हैं कि पानी रुके, हम तो स्टेज पे कहते हैं जी डीमा रुके, हम एपिस देना शुरू कर देते हैं, हम सिलेशिया देना शुरू कर देते हैं, उसको रोकने के लिए नेट्रम देना शुरू कर देते हैं। जबकि आप नेट्रम सल्फ देंगे तो वो और बेहतर तौर पे पानी निकलेगा और उसकी ऑडिमेटस कंडीशन ठीक होगी। अब ये पानी कहाँ से आता है? हाइड्रोजनाइड है क्या? व्हाट इज हाइड्रोजनाइड? ये बनता कैसे है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ट्यूबर टीबी की कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिनके खानदानों में टीबी होती है उनके बच्चों को, उनके खानदानों को आप देखें कि कभी यहाँ पे नोड्स निकल रहे हैं जिनको सर्वाइकल नोड्स कहते हैं, कहीं लंप निकल रहा है, कोई एक्सटर्नल लंप निकल रहा है, इंटरनल लंप निकल रहा है, पेट में चले जाएंगे क्राउन डिजीज हो रही है, लिम्फेटिक एजिस बन रहे हैं, लिम्फेटिक नोड बन रहे हैं। तो टीबी वालों के ये नोड बनते हैं। इसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी सिम्टम है। तो इनका पानी कैसे बनता है? कुदरती तौर पे इनका पानी ज़्यादा होता है, और जब ये पानी वाली जगहों पे जाते हैं तो इनको बीमारियां ज़्यादा लगती हैं। बेसमेंट में जाएंगे, बेसमेंट में उमन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ये वहाँ पे अनईजी हो जाएंगे। और जो हाइड्रोजनाइड नहीं है वो बेसमेंट में खुश होता है, बड़े आराम से गर्मियाँ गुजारता है कि यहाँ ठंडा है। और डैम्पनेस है, अगर कहीं पे वो दीवारों पे सीपी आई हुई है जिसको डैम्पनेस कहते हैं, उसमें नेट्रम सल्फ के मरीजों को तंगी होती है। लेकिन ऐसे मरीजों को जब आप डलका मारा देते हैं, आप नेट्रम सल्फ देते हैं, थूजा देते हैं, रीनल एडिमा देते हैं, तो उनकी ये बीमारी ठीक होना शुरू होती है, वो पानी को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर उनको सराउंडिंग का पानी तंग नहीं करता। अब आजकल का जो है ये नज़ला ज़ुकाम, ये भी नेट्रम सल्फ में आता है। आजकल का जो दमा है ये नेट्रम सल्फ में आता है। जो बच्चों को न्यूबलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन लग रही है, ये भी नेट्रम सल्फ में आता है। क्यों आता है? कि कितने अरसे से बारिश नहीं हो रही और पूरी गर्मियों का जो समुंदर का पानी है वो एवेपोरेट होके ऊपर इकट्ठा हुआ है, और अल्लाह ने सीज़न चेंज करने हैं, अल्लाह ने सीज़न बनाए हुए हैं, और वो पानी ऊपर है, ऊपर ह्यूमिडिटी है, और उस ह्यूमिडिटी की वजह से हर बंदा इस मौसम में हाइड्रोजनाइड बना हुआ। जैसी बारिश होगी पानी जाएगा नदी नालों में, पहाड़ों पे, फिर समुंदर में जाएगा, एक बैलेंस मुकम्मल हो जाएगा, और आपकी कह रहे हैं जी बारिश होकर नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। तो जानी कि आपके अंदर जो पानी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि पानी सारा निकल चुका हो। और ये वही पानी है जो समुद्र से ऊपर गया है और ऊपर अभी स्टे किया हुआ है इसने, और अब नीचे नहीं आ रहा। जब अल्लाह ताला ऐसा सीज़न बनाएगा, ऐसा टेम्परेचर बनाएगा तो बारिशें शुरू होंगी। आप देखिए जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी, दमा, न्यूबलाइज ख़त्म हो जाता है। तो ये मैक्सिमम वही लोग हैं जो हाइड्रोजनाइड है जिनको पानी तंग करता है, वो पकड़े जा रहे हैं। आप सर्दियों में देखें कि कुछ लोग जो हैं सर्दियों में पकड़े जाते हैं, हीटर लगाते हैं, पानी खुश्क हो गया, अब वो उस वजह से तंग है। अब उन्हें पानी खुश्क है, वो पानी ज़्यादा पी रहे हैं, उनमें भी न्यूबलाइजर लग रहा है, उनको भी ऑक्सीजन लग रही है, उनको भी दमा हो रहा है, और वो कह रहे हैं जी अपने हीटर के ऊपर एक पानी रखें, अपने हीटर के ऊपर एक कोली रखें, बर्तन रखें, ताकि पानी वहाँ पे उबलता रहे, आपको पानी के बुखारात मिलें और आप ठीक हों। यहाँ पानी ज़्यादा है, वहाँ पानी कम है, अलामतें सेम हो रही हैं। तो इसलिए ये जो मौसम है ये हाइड्रोजनाइड लोगों के लिए तंग करता है और वो इसमें प्रॉब्लम करते हैं। और जितने लोग हैं आप देखें कि ये पानी की जगह दरियाओं पे, मार्शी एरिया में ये तंग होते हैं, और इन्हीं लोगों को डेंगू ज़्यादा होता है जो हाइड्रोजनाइड होते हैं। क्यों होता है? मच्छर की वजह से हो ना हो, ये डेंगू पानी की वजह से होता है कि पानी है तालाबों में खड़ा है, जोड़ों में खड़ा है, और आपके अंदर भी पानी ज़्यादा है। जब आपके अंदर पानी ज़्यादा होगा, बाहर भी पानी ज़्यादा होगा, या पानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो मच्छर एक बहाना बनेगा। कैरियर तो है, लेकिन मलेरिया सिम्टम सिर्फ इस मौसम में क्यों पैदा होती है?
मलेरिया की सिम्टम सिर्फ अक्टूबर नवंबर सितंबर में क्यों पैदा होती है? डेंगू के वार्ड सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्यों करते हैं, मई जून में क्यों करते हैं? वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती। जहाँ ह्यूमिडिटी होगी, डैम्पनेस होगा, पानी इकट्ठा होगा, हमारे इर्द गिर्द पानी रहेगा, तो हाइड्रोजिनाइड के लोग ज्यादा डेंगू का शिकार होंगे, उनके प्लेटलेट फिर गिरेंगे। कि पानी किसी तरह बाहर निकालना है, प्लेटलेट गिरते हैं उनके, तो हम फिर जब दवाई देते हैं, आप देखें उनके प्लेटलेट भी ठीक होते हैं, उनका टेम्परेचर भी ठीक होता है, उनके मलेरिया सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो मलेरिया कहाँ होता है? आपको पता है ज्यादातर बरसात में होता है। आज मलेरिया डेंगू क्या हुआ है कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हवा में इतनी ह्यूमिडिटी है कि जो हाइड्रोजनाइड लोग हैं वो उस फीवर में पकड़े जा रहे हैं, या बारिश में पकड़े जाएंगे जब बरसात होगी। तो आप देखें कि बरसात जैसे ही एंड होती है, डेंगू का काम शुरू हो जाता है, वार्ड बनने शुरू हो जाते हैं, लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। वो सारे पेशेंट हाइड्रोजनाइड के होते हैं। अगर आप सब पेशेंट को प्रोफाइलैक्टिकली आप दे दें, उनको थूजा दे दें, उनको डलका मारा दे दें, नेट्रम सल दे दें, तो इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। एरिनियल एडिमा कितनी बड़ी मेडिसिन है, साफ लिखा हुआ है कि जो लोग पानी के नजदीक रहते हैं, जो लोग जोहर तालाबों के नजदीक रहते हैं, ये उनकी दवाई। जो दरिया रावी के नजदीक आबादी है, उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो हाइड्रोजनाइड है, उनके लिए ये मेडिसिन काम करती है। तो नेट्रम सल्फ हमारी हाइड्रोजनाइड की हेड रेमेडी है, और हाइड्रोजनाइड ज्यादातर साइकोटिक पेशेंट होते हैं, उनकी इलामतें, उनका मियाज होगा वो साइकोटिक होगा। अब आप ये देखिए कि इसके अगर माइंड पे जाएं, बड़ा सख्त गुस्सा होता है इसमें, बड़ा सख्त जोशीला होता है, और इमरान खान भी होता है शायद। कहता है जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए, चाहे वो गलत हो रहा है, चाहे जिसका रिजल्ट गलत मिले या अच्छा मिले। उसने उसको जो डिसाइड कर दिया और वो डिसाइड हो गया, और इसको क्या कहते हैं, मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, मस्ट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। कि जो उसने कह दिया वो करना है, तो उसको एक्सरसाइज बना लेनी है। और उसने कहा कि आज के बाद चाय नहीं पीनी, तो चाय नहीं पीनी। हाँ। आज के बाद चाय नहीं पीनी तो नहीं पीनी, आज के बाद सिगरेट नहीं पीनी तो नहीं पीनी। कितने लोग हैं आज कहते हैं सिगरेट नहीं पीनी, कल फिर शुरू की होती है। वो नेट्रम सल्फ नहीं है, वो मस्ट एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट नहीं है। इसे लाजमी अपने ऊपर पाबंदी लगानी है, चाहे वो अच्छी पाबंदी हो चाहे वो बुरी पाबंदी हो, इस आदमी ने अपने ऊपर पाबंदी लगानी है। तो दूसरे लम्हों में कहीं जाना है, उसने घर से निकले हैं, लड़ाई हो गई, वो कहते मैंने जाना ही नहीं होगा। ससुराल जा रहे हैं, कोई बात हो गई, मैंने जाना ही नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं जाऊं। साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ससुराल नहीं गए। 4-5 लोग हंस रहे हैं शायद कोई। तो ऐसा जो छिलापन है, ऐसी जिद है कि जो कह दिया वो करना है। फिर मस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेन, ये इसकी मेंटल सिम्टम। अगर ये कहीं मिलेगी तो फिर आगे मर्ज जो भी हो ये दवाई काम करेगी। अब इसमें देखें कि कितनी बड़ी दवाई है, आपको पता है ये हेड इंजरी की, और कितने केस ठीक हुए हैं, 20 केस ठीक हुए हैं। आया सर दर्द नहीं जा रहा, मरीज आया चक्कर नहीं जा रहे, मरीज आया टेनाइटिस है, दिमाग में आवाजें आ रही हैं, मरीज आया जी आंखों के आगे अंधेरा आता है, आप जलसीमियम दे रहे हैं, आप बेलाडोना दे रहे हैं, आप नेट्रम दे रहे हैं, आप एपिस दे रहे हैं। इसमें स्पाइनल मेनिंजाइटिस के केस भी ठीक होते हैं। स्पाइनल मेनिंजाइटिस क्या है, अब दिमाग में वरम हो गया, आपके दिमाग में वरम हो गया, गर्दन तोड़ बुखार हो गया, उसके असरात रह रहे हैं सारे, वो नहीं जा रहे। क्यों? असाब जख्मी हो चुके हैं, खास असाब, चोट लगी, हेड इंजरी, खास कोई स्पाइनल इंजरी हो गई है तो ड्यू टू ट्रामेटिक हेड की वजह से किसी स्टेज पे वो गिरा है, सर पे चोट लगी है, उस दिन से सर दर्द नहीं जा रहा, उस दिन से चक्कर नहीं जा रहे, उस दिन से लड़खड़ा रहा है, उस दिन से चीजें दो नजर आ रही हैं, उस दिन से नजर कमजोर हो गई है, उस दिन से खारिश शुरू हो गई है, उस दिन से बाल गिर गए हैं।
उस दिन से फिट्स पड़ रहे हैं। और अगर पीछे हिस्ट्री आती है कि हेड इंजरी, अब नेटवर्स और सिंगल वेव सब चीजें ठीक हो जाती हैं। और इसने बड़े केस ठीक किए जिनको फिट्स पड़ते थे। लोग मिर्गी का इलाज करा रहे हैं, डॉक्टर उसकी मिर्गी का कर रहे हैं। हमारे पास है, हम भी मिर्गी का लगे हुए, लेकिन जब हिस्ट्री ली नहीं ठीक हो रहा। और जी गिरा था, सर पे चोट लगी थी, ये चंद सेकंड के लिए बेहोश हुआ था, चंद दिन के लिए हुआ था, इसकी यादाश्त चली गई थी या नहीं गई थी, लेकिन गिरा था, वहां पे भी ये काम करती है और बड़ा अच्छा आइडियल काम करती है। और इस तरह की हेड इंजरीज में बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है और वो बिनाइन है या आपकी मैलिग्नेंट है, लेकिन अगर पीछे हिस्ट्री निकल रही है कि हेड इंजरी की, तो आप नेटम सेल्फ के बगैर वो केस कवर नहीं होगा, आर्निका से कवर नहीं होगा, बेल से नहीं होगा, हाइपेरिकम से नहीं होगा, आपको नेटम सेल्फ देनी पड़ेगी और बेहतरीन काम करेगी। और 20 काम किया है मेरे क्लिनिक पे हेड इंजरी के आफ्टर इफेक्ट्स में, 20 काम किया। कुछ बच्चे हैं छोटे हैं, बेड से गिर जाते हैं, ठीक है, हफ्ते बाद उनको झटके लगना शुरू हो गए। माँ भूली हुई ये गिरा था, बाप भूला हुआ ये गिरा था, डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने एपिलेप्सी की दवाइयां देनी शुरू कर दी। कह दिया जिसको 102 बुखार कभी ना हो, 103 बुखार कभी ना हो, वो जेरिन की चीजें जेन भी डाल दी, वो भी डरे हुए हैं। क्योंकि जब आप हिस्ट्री लें, अगर वो गिरा है चाहे कारपेट पे गिरा है, तब भी उसकी दवाई नेटम सल्फ है। यहां तक है कि हमारे दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से हैं कि अगर एक जैसे कील होता है छोटा सा, एक झाड़ू का तीला होता है, वो भी लगे तो बंदे की डेथ हो सकती है, ऐसे मुकाम है। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सिम्टम फौरी तौर पे शुरू हो। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ हेड इंजरी, अब हेड इंजरी में ये नहीं है कि वो बेहोश हो, वो जख्मी हो, उसको टांके लगे, अगर धमक लगती है, उसका दिमाग हिलता है, उसके स्पाइन अपनी जगह से हिलते हैं, तो वहाँ एक स्वेलिंग होती है और पेशेंट पहले हाइड्रोजनेट का है, पहले पानी है, वहाँ जगह नहीं बनती, वो कंजेशन हो जाती है। उस कंजेशन में उसको कानों में से आवाज भी आ सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं, डबल डबल नजर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसकी दवाई अगर हेड इंजरी है तो डॉक्टर सर बड़ी अच्छी दवाई देती है। अगर हेड इंजरी केस पे फॉरना नहीं किया तो फिर भी यानी कि 10 साल पहले बच्चा फिर भी अमूमन प्यार अमूमन पुरानी होती है, पुरानी सीएम में। लेकिन ये सिर्फ हेड इंजरी के लिए, ये ना कि बाजू टूटा और 10 साल पहले आपका जो नेटम सेल दे दे, वहां काम नहीं करेगी। ये काम करेगी आपके मेनिंजाइटिस पे जाके, आपके जो दिमागी है मेनिंजीज, जो झिल्लियां हैं दिमागी जिनके अंदर पानी होता है, वो हाइड्रोजनाइड होती हैं, उनको किसी वजह से स्ट्रेस हुआ है, धक्का लगा है, धमाका हुआ है, स्ट्रेस हुआ है, दबाव पड़ा है, तो वो हाइड्रोजनाइड पहले थी और फिर थोड़ा सा और फैल गई हैं और उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कितने बच्चे ये सारे इतने बड़े होते हैं जो पैदा होते हैं, आपने देखे होंगे, बड़ा तरस आता है देख के। आपको तरस नहीं आएगा, आपने वो बच्चे देखे नहीं होंगे, अगर देखे हैं तब भी तरस नहीं आएगा। अगर आपने तरस लेना है, बच्चे यकीनन आपके पास आते होंगे जिनको हाइड्रोकेफालस कहते हैं, जिनके बड़े बड़े सर होते हैं, उनको शंट पड़े होते हैं, हाइड्रोजनाइड बच्चे होते हैं, पानी बाहर नहीं निकल रहा, पानी बाहर निकलना चाह रहा है, वो निकलता कभी आपके गले से, कभी नाक से, आप हाइड्रोहेलेक्स देते हैं, पानी शुरू हो जाता है, उसका सर रुक जाता है। सर्जन क्या करते हैं, फौरी तौर पे शंट डालते हैं। शंट का मतलब है कि वो एक पाइप डाल देते हैं अंदर, वो पानी अंदर आपके मैदे में आ रहा है दिमाग से। शंट न डालें वो बच्चा ठीक नहीं रहता, पानी किसी तरीके से उसका, वो सारे बच्चे नेटम सेल्फ के होते हैं, शंट डालना पड़ता है। तो सारा जो गेम है हाइड्रोजनाइड का है, नेटम सेल्फ के साथ, थूजा के साथ, दलका मारा के साथ, वो भी काम करती है। तो जहां देखे कि पानी की एक्सेस है, अकोमोडेशन ऑफ वाटर है, वहां नेटम सेल्फ काम करेगी और बड़ा अच्छा काम करती है। तो ऐसे बच्चों में फिर शंट डाल दिया जाता है। और मैं कह रहा था आपको उन बच्चों पे तरस तब आएगा जब उन बच्चों को आप गोद में उठाएंगे। जब मैंने ऐसे बच्चे को गोद में उठा के देखा, मेरे ये बाजू उसके वजन का, सर का वजन नहीं सहार सका मेरा बाजू, इतना 5-10 किलो का उसका सर था, इतना बड़ा सर था।
देखने में नहीं लग रहा था, आम बच्चा छोटा सा उठा लिया, जब उठाया तो पता चला कि कोई चीज बाजू पे आ गई। दैट इज हाइड्रोकेफलस, कि पानी की कंजेशन है, पानी भरा हुआ है। जैसे आप देखिए हैरान होते हैं, इतना सा फेफड़ा है ना, ठीक है, और प्लूरसी होती है, पानी निकालते कहते 3 लीटर पानी निकला है। 3 लीटर जनाब, आप घी लाते हैं 3 लीटर का, इतना लंग्स में से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? कौन सी मेम्ब्रेन्स हैं, कौन से खुलिये हैं, कौन सी जनाब उसकी मेम्ब्रेन्स हैं, सीरस मेम्ब्रेन्स हैं, अंदर कैपिलरीज हैं, कि उस इतना पानी इकट्ठा हो गया। इतना सा पेट है, इतना सा पेट है, एसाइटिस हो गई, वो जी 6 लीटर पानी निकला है। वो 6 लीटर मेरे भाई, इतना बड़ा डब्बा होता है घी का, ऑयल का, वो निकला है, कहां से निकला है? अकल दंग रहती है। दैट इज हाइड्रोजनाइड। पानी दब रहा है, पानी उनके सेबेशियस सेल्स में, उनकी सीरस मेम्ब्रेन में, उनके टिश्यूज में जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, और उनको इजी काम नहीं करना दे रहा, उसको सांस नहीं आ रहा, वो आगे नहीं झुक रहा, वो पीछे नहीं झुक रहा, उसे चलना नहीं जा रहा, उसको एसाइटिस हो गया, पेट फूल गया। जैसे ही उसको टैपिंग करते हैं, 6 लीटर पानी, बंदा हैरान हो जाता है। कैलकुलेट तो करें 6 लीटर होता कितना है? आपकी टैंकी 6 लीटर की होती है मोटरसाइकिल की, तो जरा सोचें कि हाइड्रोजनाइड कहाँ कहाँ काम करता है। अच्छा जी, जी ऐसे बच्चों के लिए क्या इसके अलावा नेटवर्क के अलावा? देखिए, सिम्टम जब नेट्रम सेल की डेल्टा सेल बनेगी, ये खुद एंटीसाइकोटिक है, काम करेगी, और साथ और सिम्टम है, कोई और काज है तो आप दवाई दे सकते हैं उसकी भी। अब जैसे आपके पास बच्चा आ गया है, वो कह रहा है जी मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ चोट लगी थी, फुटबॉल लगा था, क्रिकेट की गेंद लगी थी, तो उसको तो नेट्रम सेल काम नहीं करेगी, चाहे यहाँ पे पानी है। सर की मेनिंजीज में अगर चोट लगेगी, उसकी दवाई नेट्रम सेल है। यहाँ पे दवाई आपकी आदमी का काम करेगी, अगर आपके मसल्स डैमेज हुए हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि इसका जलकान के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, पित्ते की पथरी के लिए बड़ी अच्छी दवाई है, पित्ते की जो बाइल्स है उसको ये ताकतवर बनाती है, उसको ये खालस बनाती है। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज आ रही हैं, इम्प्योरिटीज कहाँ से आती हैं? आपने जनाब आज शाम को चावल खाए हैं, उसमें ऑयल मिर्चें थी, सुबह उठे 2 अंडे खा गए हैं, दोपहर को फिर न्यारी खा गए हैं, शाम को फिर 2 अंडे खा गए हैं, तो शाम तक अगर पेशाब पीला आ रहा है तो नेट्रम सेल दवाई उसकी बच सकती है। अब ये देखें कि इसकी जब बुखार ठीक, सारी जलकान ठीक हो जाता है, कई आपके पास मरीज ऐसे आते हैं कि उनकी कंजक्टिवाइटिस जो सेक्युलर ऑफ आइज है, ये सफेद हिस्सा ये पीला हो जाता है। आप आंखें खोल के देखते हैं, आपको जलकान है? कहता है नहीं। पेशाब पीला आ रहा है? नहीं। आपका स्टूल सफेद रंग का आ रहा है? नहीं। आपका एलएफटी ठीक है? हाँ ठीक है। तो जलकान जहाँ रुका हुआ है आपकी सारी मेम्ब्रेन्स पे, वहां पे 2 दवाइयां बड़ा अच्छा काम करती है, एक चाइना और एक नेट्रम सेल। पुरानी आंखों की, आप आंखों के इलाज देखते हैं कि शायद इसको हेपेटाइटिस बी ना हो, सी ना हो, तो वो बी सी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर वो येलोनेस आई होती है, तो उसकी दवाई नेट्रम सेल चाइना है। और मजे की आपको बात बताऊं, हमारी होम्योपैथी बड़ी अजीबोगरीब है। अगर आंखों के गिर्द पीलापन है, स्याहपन भी होता है, स्याह, अगर स्याहपन है जिसको हम कहते हैं कि हल्के हुए हैं, तो चाइना दवाई है। स्याहपन है तो स्टाफिस एग्रिया दवाई है, और अगर पीलापन है तो एसिड नाइट्रिक दवाई है। कईयों की जगह पीली होती है तो एसिड नाइट्रिक दवाई। इसी तरह आप देखें कि पित्ते की पथरी के लिए भी ये चलती है, और पित्ते की पथरी को निकालने में ये मदद देती है, और जलकान के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अगर पेशेंट इज द पेशेंट, इफ द पेशेंट इज हाइड्रोजनाइड, तो कोई मैच नहीं नेट्रम सेल का, ये भी मैं आपको बता दूं। हम हेपेटाइटिस बी का इलाज करते हैं, सी का इलाज करते हैं, जलकान का इलाज करते हैं, हम देखें नहीं ये हाइड्रोजनाइड का पेशेंट है, इसको तकलीफ होती है बारिश में। हाइड्रोजनाइड का पेशेंट नहा नहीं सकता शौक से, हाइड्रोजनाइड का पेशेंट हाथ भी नहीं धोएगा शौक से। कितनी औरतें कहेंगी जब से मैंने पानी में कपड़े धोए हैं, जब से मैंने बर्तन धोए हैं, मुझे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दैट इज हाइड्रोजनाइड। पानी में काम नहीं कर सकते। बारिश हो गई,
वो वहां से बसरा हो जाएगा उनको। जब तक बारिश हो के ख़त्म ना हो जाए वो मरीज प्रॉब्लम में रहेगा। गुजर खान में बादल आए हैं, नेट्रोसेल का मरीज, रस्टास का मरीज, कलकेलिया फास का मरीज, यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि कई बारिशें शुरू हो गई हैं। उसकी एक ख़ास किस्म की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, सांस की अनईजी हो जाता है। और एक होता है बारिश का खौफ कि बारिश हो ही ना। नेट्रोसेल का मरीज ये नहीं कहता ना उसको पता तकलीफ ज़्यादा होगी। कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे नाजा है, वो कहता है बारिश ही ना हो। एलैप्स कोरेलिनस है, वो कहता है बारिश ही ना हो। रेडियन एडीमा है, वो कहता है बारिश ही ना हो। लेकिन गुजर खान में बारिश है, नेट्रोसेल का मरीज, रस्टास का मरीज, कलकेरिया फास का मरीज को यहाँ पता चल गया है कि बारिश कहीं शुरू हो चुकी है। वो महकमा मौसमियात में अगर डायरेक्टर बन जाए तो वो बहुत कुछ बता सकता है कि नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी किस तरफ ज्यादा है, बारिश आने वाली है कंडीशन में, वो वहाँ भी कामयाब साबित हो सकता है। दिस इज होम्योपैथी। यार मैं नेट्रोसेल की बातें कर रहा हूँ, आप सारे इसकी याददाश्तें उड़ा देंगे। बड़ी मुश्किल से इकट्ठी करता हूँ। मोती आ जाए तो मेरे भाई कास्टिकम, कलकेरिया फ्लोर, सिलेशिया, कलकेरिया काब, जिंक कंपास, ये आंखें बंद करके दे दें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी सिम्टम देंगे मेंटल, जल्दी ठीक होगा। ठीक है अच्छा जी, तो तिलकान के लिए इसका मरीज, नेट्रोसेल का मरीज, हाइड्रोजनेट का मरीज टमाटर नहीं खा सकता, शलजम नहीं खा सकता, जिन सब्जियों में पानी है वो नहीं खा सकेगा, उसको माफक नहीं आती। वो फ्रूट माल्टा नहीं खा सकता जिसमें पानी है। माल्टा खाएगा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, मोशन लग जाएंगे, जलन हो जाएगी। सब्जी खाएगा उसको मोशन लग जाएगा। और इसके मोशन आप देखिए सब्जी से ज्यादा होते हैं, इसके मोशन में पड़ पड़ की आवाज बहुत होती है। फ्लैटरिंग डायरिया कि हवा के साथ हवा भी बनती है। और मॉर्निंग लूज डायरिया है, इसको सुबह उठते ही आता है, पूरे रात को पेट में बनी हुआ है, हवा शवा बनी हुई है, और सुबह आंख डायरिया खुलाता है। एलोज का मरीज सुबह करता है तो सुबह उसकी आंख एलोज खुलाती है। पोल्डोफाइलम का मरीज सुबह उठ के भागता है तो उसकी आंख पोल्डोफाइलम खुलाती है कि उसको मोशन आया होता है। हमारी देखें मॉर्निंग डायरिया की दवाई और हैं और ये बड़ा अच्छा काम करती है। क्रॉनिक पेशेंट जो हैं डायरिया के नेट्रोसेल देने से वो ठीक हो जाते हैं अक्सर। और दूसरी तरफ इसकी कब्ज भी है, और कब्ज ऐसी है कि इसका खाना बहुत हार्ड एंड वेरी लॉन्ग एंड वेरी इन बिग साइज फीसिस होता है कि फंस जाता है, फिर उंगलियों से निकालें या नीमा दें, ऐसे नहीं निकल रहा। और इसी तरह लेग डेफ का, मैग्नीशिया म्योर का स्टूल भी बड़ा सख्त होता है। लेग डेफ का बच्चा छोटा सा जब स्टूल करके आए उसके बाद अगर कोई माँ बाप जाए वो हैरान हो जाता है कि इतने बड़े बड़े ये जो इसके सुद्दे हैं ये इस बच्चे के निकले हैं, वो हैरान हो जाते हैं। और उसके सुद्दे आपके WC का पाइप रोक देते हैं, आपने फ्लैश चलाई नहीं चल रही। ये लेग डेफ की है सिम्टम, ये मैग्नीशिया म्योर के सिम्टम है, ये नेट्रोसेल की भी सिम्टम। तो जहां डायरिया के लिए काम करता है वहां वो भी ये काम कर रहा है कि इसके स्टूल में भी इनलार्जमेंट है, शायद वो पानी की वजह से। अब इसमें जो सबसे ज्यादा है, एक तो लिकोरिया है, ग्रीनिश लिकोरिया होता है, इरिटेटिव होता है, और वो भी हाइड्रोजनेट पेशेंट में होगा। और जैसे सिपिया में आप देखें कि इसका कलर बदलता है, पल्साटिला का कलर बदलता है, करियोजोट का कलर बदलता है, कालियाइडेट का ग्रीनिश होता है, मर्कसाल का होता है, इसका भी ग्रीनिश डायरिया। और मेंसेस से पहले इसको ज्यादा हो सकता है, जैसे ग्रेफाइटिस का बाद में होता है, सीपिया का पहले होता है, इसका भी मेंसेस के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। फिर एक खास है फ्लैगमेशिया अल्बाडोलेंस। फ्लैगमेशिया अल्बाडोलेंस, इसको मिल्क लेग भी कहते हैं। अब ये क्या है पता होगा आपको, जैसे किसी औरत ने बच्चा जाना, किसी एक टांग इतनी मोटी होगी, पानी इकट्ठा हो,
अब अगर आपको हाइड्रोजनाइड का नहीं पता, नाइट्रम सल्फ का नहीं पता, नाइट्रम का नहीं पता, आपके जहन में भी नहीं आएगा ये पानी की कारस्तानी सारी होगी। वहां पे इसकी दवाई दें। और अगर टांग नीली हो रही है, बोथराप्स है, आर्निका है, हेमामेलिस है, लेक्सिस है, और अगर प्लेन हो रही है तो नाइट्रम सल्फ है। और ये बात का ऐसा होता है, इसको मिल्क भी कहते हैं, मिल्क लैग भी कहते हैं, फ्लैगमेशिया अल्बा डोलेंस भी कहते हैं, कि इसकी कई साल टांग वापस अपनी जगह पे नहीं आती। और टांग बाज का आप देखें, अगर आप नीचे से टांग देखेंगे तो आपको लगेगा कि एलिफेंटियासिस है, वो और बीमारी है। लेकिन अगर ये बर्थ के बाद हुआ है, आफ्टर डिलीवरी हुआ है, तो फिर ये मैग्नीशिया अल्बा डोलेंस है। इसमें ये बड़ा अच्छा काम करती है, वो पानी जहाँ जहाँ आएगा ये काम करेगी। इसके अलावा जो लास्ट में मैं बात करने लगा हूँ, अस्थमा। अस्थमा की बेहतरीन दवाइयों में से एक दवाई है, चिल्ड्रन अस्थमा में ये बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन याद रखिए कि इसके अस्थमा के बच्चे हाइड्रोजनाइड होंगे। इस मौसम में जब के बारिशें नहीं हो रही, उसको प्रॉब्लम होगी। और वो बच्चे जिनके घर में डैम्पनेस है, सीपीज है, उनके बेसमेंट में, उनकी दीवारों पे रंग और रोगन उखड़ा रहता है, दीवारें नम रहती हैं, गीली रहती हैं, उनके घरों में पौधे ज़्यादा हैं, क्यारियाँ ज़्यादा हैं, घास ज़्यादा है, पानी बहुत दिया जाता है, तो उनके घरों में ऐसे बच्चों को या बड़ों को दमा होगा तो नाइट्रम सल्फ सबसे पहले कंसिडर करेंगे आप, कि जहाँ पानी की जाती है बाहर, इस मरीज के अंदर भी पानी की जाती है। इस मरीज के अंदर ऑलरेडी फेफड़ों पे पानी है ज़्यादा, तो जब पानी और ज़्यादा होगा तो उसको सांस की तकलीफ होगी। तो हम ऐसे बच्चों को देते हैं कि बच्चों को उमन होता है कि डॉक्टर क्या कहते हैं, फिर माजरत के साथ डॉक्टर हमारे भाई हैं, वो क्या कहते हैं, पर्दे चेंज कर दो, कारपेट चेंज कर दो, पैड्स निकाल दो, रोज कपड़े पहनाओ, रोज जराबें पहनाओ, कालीन चेंज हो गए हज़ारों रुपए के, पर्दे चेंज हो गए हज़ारों रुपए के, गार्डनिंग का काम खत्म कर दिया। किसी की पसंदीदा हॉबी थी, पेट किसी की हॉबी थी, वो निकाल के परिंदे कुत्ते बिल्लियां सब निकाल दी, बच्चा वहीं का वहीं, बच्चा वहीं का वहीं। उसको दे नाइट्रम सल्फ, भाई ठीक हो जाएगा, उसको दे डलका मारा ठीक हो जाएगा, उसको दे मेडोरिनम ठीक हो जाएगा, उसको दे पोलन, उसको दे पोथोस, उसको दे ब्रोमियम, उसको दे एम्ब्रोजिया। ये चंद जो दवाइयों का नाम लिया, यही काम उसका इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। ना पर्दे चेंज करें, ना कारपेट चेंज करें, ना रंग और रोगन नया कराएं जी, रंग रोगन कर दें। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि टैने लगा दें जी, पीछे सेम आई हुई है, टैने लगा दें, वो भी सेम खत्म हो जाएगी। आज की जो सेम है ऊपर है, कितने किलोमीटर ऊपर बादलों में बारिश रुकी हुई है, उसकी सेम आ रही है नीचे, उसकी ह्यूमिडिटी, वेट ह्यूमिडिटी आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अब एक तो अपनी दीवारें कमजोर करें, टाइलें लगा के, बीमारी तो आ रही है। टाइलें भी चेंज कर ली, पर्दे भी चेंज कर लिए, कारपेट भी चेंज हो गया, पेट्स भी गए, और जनाब पौधे भी गए, बच्चा फिर वहीं की वही, आंटी फिर वहीं की वहीं, मिसेज फलानी फिर वहीं की वहीं, दें दवाई अब उनको। तो ये होम्योपैथिक है, आप रूट पे जाके देखें, हाइड्रोजनाइड दें, दवाई दें, ठीक हो जाता है। और हमारी दवाइयाँ सांस के लिए बड़ी मशहूर हैं। पोलन एलर्जी हो, चेंज ऑफ टेम्परेचर हो, चेंज ऑफ वेदर हो, चेंज ऑफ पोजीशन हो, हर दवाई अलग मौजूद है। वेट टू ड्राई मौसम चेंज हो रहा है, नाइट्रम सल्फ है। ड्राई टू वेट हो रहा है, बायोनिया है। नॉर्मल मोशन हो रहा है, सनशाइन की तरफ जा रहे हैं, मर्कसाल है। सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, आर्सेनिक अल्बम है। होम्योपैथी कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? आपने पढ़ा होगा कि होम्योपैथी का वजूद एक कायनात में एक वजूद है इसका, हर चीज में होम्योपैथी झलकती है, हर चीज में होम्योपैथी झलकती है। सिर्फ इसको समझने की बात है, इसको अपने सबकॉन्शियस में लाएं, होम्योपैथ बने, फिर इसकी स्टडी करें, और फिर इसके आप देखें कि अल्लाह ताला ने कि होम्योपैथी को किस तरह और कैसे बनाया है। दवाई इसकी नजर कोई नहीं आ रही, शीशियां सब एक जैसी हैं, मेडिसिन अंदर क्या है, लिक्विड है, हजारों दवाइयां लेकिन काम कर रही हैं। कहाँ से कर रही है, कहाँ से कर रही है? अंदर कोई चीज तो है जो काम कर रही है। तो दिस इज होम्योपैथी। इंशाल्लाह
2024 एडवांस आपको नया साल मुबारक। हम अगले लेक्चर में दूसरी इतवार को फिर 6 बजे